बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे, सेहत सलामती के साथ होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम बायोटेक्नोलॉजी की मुख्तलिफ टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास एक और टेक्निक, एक और प्रोसेस है, एक और टॉपिक है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। क्या आप तस्वर कर सकते हैं कि एक एनिमल के सेल में किसी और एनिमल का जीन लगाया जा सकता हो, किसी प्लांट का जीन लगाया जा सकता हो, किसी और वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट का जीन लगाया जा सकता हो? जी मुमकिन है। ये कैसे पॉसिबल है, इसी को हम एक्सप्लेन करने के लिए आज का टॉपिक लेकर चल रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं। ऐसे एनिमल जिनके सेल में फॉरेन जीन ऐड किया गया हो। फॉरेन जीन जो उनका अपना नहीं है, वो किसी प्लांट का हो सकता है, वो किसी ह्यूमन का हो सकता है, वो किसी और ऑर्गेनिज्म का हो सकता है, वो किसी और एनिमल का हो सकता है। तो ऐसे एनिमल्स जिनके सेल्स में फॉरेन जीन ऐड किया गया हो, ऐसे एनिमल्स को हम ट्रांसजेनिक एनिमल का नाम देते हैं। अब ये जो जीन हमने एनिमल सेल में लगाना है, इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। अब ये जीन कौन सा होगा, ये टोटली मुकम्मल तौर पे आपकी चॉइस पे है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। हो सकता है ये जीन ग्रोथ हार्मोन का जीन हो सकता है ये प्रोटीन के लिए कोई जीन हो सकता है ये किसी एंजाइम के लिए कोई जीन हो। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो जीन आपने लेना है, उसको आप क्या कहेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट। फिर जिस एनिमल को आप ट्रांसजेनिक बनाना चाहते हैं, गोट है, कौ है, शीप है, पिग है, कोई भी एनिमल, आप उसकी फीमेल में से एग ले लें। इस एग के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दें तो एग क्या बन जाएगा, ट्रांसजेनिक बन जाएगा। तो एक एग सेल के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से ऐड किया जाता है, उसका मेथड क्या है, उसका तरीकाकार क्या है। इसके बेशुमार तरीकाकार है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तरीका यूज़ होता है वो कौन सा है, माइक्रो इंजेक्शन। इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, हमारे पास इस तरह मार्कर की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, माइक्रो पाइपेट। इसकी निडल बहुत बारीक होती है। हम पहले इस माइक्रो पाइपेट के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट लोड कर लेंगे, फिर एग को माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जर्व करेंगे, साथ ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, और फिर माइक्रो पाइपेट की इस निडल को एग के न्यूक्लियस में घुसेड़ कर एंटर करके ये बटन प्रेस करेंगे तो जीन ऑफ इंटरेस्ट इस एग सेल के अंदर चला जाएगा। अब ये सिंपल एग सेल नहीं, अब ये ट्रांसजेनिक एग सेल है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में एक इजाफी जीन हमने ऐड कर दी है जो उसका अपना नहीं है, फॉरेन जीन हमने ऐड कर दिए। तो अब ये एग क्या कहलाएगा, ट्रांसजेनिक एग। इसके अलावा और कौन सा मेथड है, जी बिल्कुल, इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड होता है जिसको हम वोर्टेक्स मिक्सिंग का नाम देते हैं, वोर्टेक्स मिक्सिंग। इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल, हम एक बीकर या एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसके अंदर हम एग सेल रख देंगे। Here is the egg cell। ये साथ यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम होगा, सेल को ग्रो करवाने की तमाम ज़रूरी चीज़ें, केमिकल कंपाउंड यहाँ पे मौजूद होंगी। यहाँ पे हम साथ रख देंगे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको मैं GI कह रहा हूँ, जीन ऑफ इंटरेस्ट। करीब ही हम रख देंगे नीडल लाइक स्ट्रक्चर या बहुत बारीक फाइबर्स। ये फाइबर हैं बने हुए किसके, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड नीडल्स भी आप इनको कह सकते हैं। फिर इस बीकर को एक मशीन के ऊपर रख देंगे, ये मशीन है ये, और ये मशीन का वाइब्रेटर है। जब इसका बटन ऑन करते हैं तो ये मशीन ऐसे शेक होती है, ये उसके ऊपर जो ट्रे बनी है ये वाइब्रेट होती है। तो जब ये ट्रे वाइब्रेट होगी, ऊपर रखा हुआ बीकर भी वाइब्रेट होगा। वाइब्रेशन से क्या होगा कि जो सिलिकॉन कार्बाइड नीडल्स हैं वो एग सेल के साथ टकराएंगे।
एग सेल की मेम्ब्रेन में पोर्स बन जाएंगे और जीन ऑफ इंटरेस्ट इन पोर्स के थ्रू एग के न्यूक्लियस में दाखिल हो जाएगा। अब ये एग क्या बन गया है? ट्रांसजेनिक एग। तो आपने माइक्रो इंजेक्शन मेथड यूज किया या वोर्टेक्स मिक्सिंग यूज की, मकसद आपका पूरा हुआ कि एग के अंदर डिजायर्ड जीन दाखिल हो गया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट दाखिल हो गया है। अब ये एग क्या कहलाएगा? ट्रांसजेनिक एग। ये बात याद रहे। फिर उसके बाद ट्रांसजेनिक एग की हम क्या करवा देंगे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें हम क्या करेंगे? ट्रांसजेनिक एग हमारे पास अब आ चुका है, ये इसके अंदर डिजायर्ड जीन भी मौजूद है। अब इस ट्रांसजेनिक एग को और मेल गैमीट स्पर्म, इन दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर दें तो फिर अभी एक जाइगोट बन जाएगा। अब इस जाइगोट का नाम ट्रांसजेनिक जाइगोट होगा और ये डिप्लॉइड सेल बन चुका, लेकिन ये ट्रांसजेनिक जाइगोट होगा। अब इस ट्रांसजेनिक जाइगोट को हम इलेक्ट्रिक इंपल्स मुहैया करेंगे। इलेक्ट्रिक इंपल्स से स्टिमुलस मिलेगी और माइटोसिस शुरू होगी और माइटोसिस से अब बनेगा एम्ब्रियो। ये अब एम्ब्रियो के हर सेल में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। अब इस एम्ब्रियो को हम कह देंगे ट्रांसजेनिक एम्ब्रियो। देखिए, जाइगोट के अंदर ये एक सेल है, इस एक सेल के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। जब ये माइटोसिस करेगा, जितने भी नए सेल बनेंगे एम्ब्रियो के तमाम सेल में जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी मौजूद होगी। अब हमने क्या करना है? सिंपल, इस ट्रांसजेनिक एम्ब्रियो को एनिमल की यूट्रस में आपने प्लेस करना है। अगर एग शेप का है, जाइगोट शेप का बना, एम्ब्रियो शेप का बना, तो डेफिनेटली इस ट्रांसजेनिक एम्ब्रियो को किसकी वोम, किसकी यूट्रस में रखेंगे? शेप की। तो ये एक ही स्पीशीज चलती आ रही है जिससे आपने एग लिया, जिसका आपने जाइगोट बनाया, जिसका आपने एम्ब्रियो बनाया, तो इस ट्रांसजेनिक एम्ब्रियो को उसी की यूट्रस में प्लेस कर देंगे। स्पीशीज वही होनी चाहिए। अब यूट्रस के अंदर जेस्टेशन पीरियड मुकम्मल होगा, डेवलपमेंट प्रोसेस मुकम्मल होगा। जितने मंथ का भी जेस्टेशन पीरियड है वो मुकम्मल होगा, तो इससे जो नया एनिमल पैदा होगा उस एनिमल के हर सेल में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। इस एनिमल को हम क्या कह देंगे? ट्रांसजेनिक एनिमल। तो ये हमारे पास एक ट्रांसजेनिक एनिमल है। लेकिन क्या सिर्फ इस एक ट्रांसजेनिक एनिमल से हमारा मकसद पूरा हो जाएगा? जिस चीज़ का जीन हमने ऐड किया है वो प्रोटीन आपको इतनी मकदार में मिलेगी कि उसको कमर्शियल लेवल पे पूरी दुनिया में एज मेडिसिन, एज ड्रग या उसको कमर्शियल लेवल पर सप्लाई कर सके? नहीं। इसका मतलब ये है कि फिर हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल भी बेशुमार होने चाहिए, रेवड़ की शक्ल में होने चाहिए। तो उसका तरीका क्या है कि इस ट्रांसजेनिक एनिमल की फर्दर आप क्या करवा सकते हैं? क्लोनिंग। क्लोनिंग से अब हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल का एक रेवड़ बनेगा, हर्ड बनेगा। बेशुमार इन ट्रांसजेनिक एनिमल में से आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको मिलेगा और उसको कमर्शियल लेवल पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल है, इसमें हमने जो जीन पुट किया था उस जीन का प्रोडक्ट हमें उस एनिमल की बॉडी में से कैसे मिलेगा? दो ही सूरतें, या उसके दूध के जरिए वो प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन खारिज होगा, या फिर उसके यूरिन के रास्ते खारिज होगा। अब दोनों में से बेस्ट मेथड कौन सा है? हम क्या चाहते हैं कि जो जीन हमने इस एनिमल के सेल में लगाया था वो
जीन एक्टिव हो, उससे बनने वाला प्रोडक्ट, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन उसके मिल्क के जरिए बॉडी से रिलीज होनी चाहिए, उसके यूरिन के थ्रू होनी चाहिए। तो ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजिस्ट का ये मानना है कि यूरिन ज़्यादा बेस्ट मेथड है। क्यों? देखिए, आपने अगर ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस करवाया है तो उसने पैदा होते ही मिल्क प्रोड्यूस नहीं करना, उसने पहले सेक्चुअली मैच्योर होना है, एक ख़ास एज पे जाकर उसने दूध पैदा करना है। इसका मतलब इतने साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब उसमें दूध पैदा करने की, दूध खारिज करने की सलाहियत पैदा हो और कब आपके पास ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट आए। दूसरी बात कि मिल्क सिर्फ किसने प्रोड्यूस करना है? हर्ड में, फीमेल एनिमल्स में। यानी आप थोड़े महदूद हो गए हैं कि इस तरीक़ाकार में आप सिर्फ फीमेल एनिमल का इंतखाब कर सकते हैं। तीसरा कि दूध की केमिकल कंपोजिशन बड़ी कम्प्लेक्स है, इसके अपने इंग्रेडिएंट, इसके अपने अज्जा बेशुमार हैं, बेशुमार किस्म के केमिकल कंपाउंड्स हैं। तो उस पूरे केमिकल कंपाउंड, इस पूरे मिक्सचर में से एक अपने डिजायर्ड प्रोटीन फिल्टर आउट करना, एक्सट्रैक्ट करना, उसको निकालना, ये मुश्किल काम है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके लिए अलग से आपको पूरा एक प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा। अब यूरिन की तरफ आ जाए, देखिए एनिमल मेल हो या फीमेल, यूरिन तो सबने प्रोड्यूस करना है। तो एक फ़ायदा क्या हो गया कि आपको ट्रांसजेनिक एनिमल मेल हो या फीमेल हो, दोनों में से यूरिन मिलेगा, यूरिन के थ्रू प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरी बात, यूरिन तो एनिमल पैदा होते साथ ही प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब इसमें आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो ही ट्रांसजेनिक एनिमल पैदा हुआ है, पैदा होते साथ ही उसकी बॉडी में से जो यूरिन रिलीज होना शुरू हो जाएगा, यूरिन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है, उसके थ्रू प्रोडक्ट मिलेगा। तीसरा फायदा क्या है? यूरिन की कंपोजिशन सिंपल है, वाटर है और चंद इसमें साल्ट हैं, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड और भी हैं, नाइट्रोजन वेस्ट है। तो इसमें से अगर कोई प्रोटीन मिक्स होकर बॉडी से खारिज हो रही है तो यूरिन में से प्रोटीन को प्योरीफाई करना, एक्सट्रैक्ट करना आसान है, उसको आइसोलेट करना आसान है। तो बेस्ट तरीका तो ये है कि हम जीन इस तरह एनिमल के सेल में इम्प्लांट करें कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट, हमारी डिजायर्ड प्रोटीन उस ट्रांसजेनिक एनिमल के यूरिन के साथ मिक्स होकर उसकी बॉडी से बाहर खारिज हो। अब ट्रांसजेनिक एनिमल से हम क्या क्या चीज़ें पैदा करवा रहे हैं, किस किस मकसद के लिए जीन हम एनिमल के सेल में लगा चुके हैं, जिसमें हम कामयाबी हासिल कर चुके हैं। तो उसमें हमारे पास एक एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन की है। तो ग्रोथ हार्मोन के लिए क्या किया गया कि ग्रोथ हार्मोन का जीन लिया गया, जीन फॉर ग्रोथ हार्मोन, और ये कहां से लिया गया? फ्रॉम बोवाइन कैटल्स की बॉडी में से। गाय की जो फैमिली है एनिमल्स में, मैमल्स में गाय है, बेसिकली वो बोवाइन है। इसके अलावा शीप, गोट, ये सारे बोवाइन हैं। और ये ख़ासतौर पे वो कैटल हैं जिनको डोमेस्टिक एनिमल के तौर पे हम घरों में पालते हैं, पालतू जानवर के तौर पे। तो इनके सेल में से हमने ये जीन लिया और इस जीन को हमने किसी दूसरे एनिमल की बॉडी में इंसर्ट कर दिया, वो चाहे फिश है, चाहे वो पिग है, चाहे वो रैबिट है, चाहे वो गोट है, ये फिर आपकी चॉइस है। तो हम ये बोवाइन एनिमल के सेल का ग्रोथ हार्मोन जीन लेकर इन एनिमल्स की बॉडी में ऐड कर चुके हैं और इससे इनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो गया ज़्यादा मिकदार में। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इन एनिमल का साइज अपने नेचुरल साइज से ज़्यादा बड़ा होगा। अगर नॉर्मल कोई फिश स्पीशीज इस साइज की है, लेकिन अगर आपने इस तरीकाकार के मुताबिक, ये जो मैंने पहले बताया, इसके मुताबिक इसके सेल्स में बोवाइन ग्रोथ हार्मोन का जीन लगाया है, तो अब इसके सेल्स में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ये फिश, ये नेचुरल फिश की निस्बत इस साइज़ की होगी। ज़ाहिर है इतनी बड़ी साइज़ की फिश से क्या फ़ायदा होगा? गोश्त ज़्यादा मिलेगा, कमर्शियल लेवल पे, इकोनॉमिकली, माली तौर पे आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। यही केस किसके लिए है? पिग के लिए है, रैबिट के लिए और गोट के लिए है। लेकिन इनका एक नुकसान है कि ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल अपने नेचुरल साइज से बड़े पैदा हुए हैं, तो इनको पालने के लिए आप स्पेसिफिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। इनको
दूसरे नेचुरल एनिमल के साथ नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं रखेंगे आप, क्योंकि कंपटीशन ये विन कर जाएंगे। मिसाल के तौर पे ट्रांसजेनिक मेथड से आपने ये फिश बड़े साइज की पैदा की है, जबकि इसकी जो कुदरती तौर पे यही स्पीशीज वो छोटे साइज की है। दोनों को एक फार्म, एक पॉन्ड में आप डाल देते हैं तो फिर ये फ़ायदा ज़्यादा लेगी। जो नेचुरली इसका जो छोटे साइज का दूसरा एनिमल है, फिश है, नुकसान में जाएगी। इसलिए फिर इसके लिए स्पेशली बिल्ड किए जाएंगे फिश फार्म, जहाँ पे सिर्फ इस तरह की ट्रांसजेनिक फिशेस को ही रखा जाएगा ताकि नेचुरल एनवायरनमेंट में तबाही ना आए। दूसरी एप्लीकेशन है जीन फार्मिंग। अब फार्मिंग का लफ्ज़ जब भी आप सुनते हैं तो इसका ताल्लुक है फार्मास्यूटिकल के साथ। फार्मास्यूटिक्स क्या है कि हम ऐसे केमिकल कंपाउंड बनाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जिससे हम बीमारियों से बचाव कर सकते हैं, बीमारियों को काबू कर सकते हैं या बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो हम इसका मतलब है कि किसी भी एनिमल के सेल में जीन लगाकर उससे ऐसे कंपाउंड प्रोड्यूस करवा सकते हैं जिनको एज ड्रग यूज़ किया जाए या एज मेडिसिन यूज़ किया जाए। अब ये दो किस्म की प्रोटीन हम पैदा करवाते हैं फार्मास्यूटिकल के तौर पे। एक वो जिनसे हम किसी बीमारी की तशख़ीस कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक प्रोटीन। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे हम क्या करें, वायरस, हेपेटाइटिस वायरस जो है उसका एक जीन ले लें। ये जीन किसी एनिमल में बॉडी में इंसर्ट कर दें। एनिमल को आपने क्या बना दिया, ट्रांसजेनिक एनिमल। अब इसके मिल्क या यूरिन के थ्रू आपको वायरल एंटीजन या प्रोटीन मिलेगी। अब इसको स्टोर कर लिया। अब किसी शख्स के बारे में अगर आपको शक है, उसमें अलामात हैं कि उसको हेपेटाइटिस बी है, तो उसका ब्लड ले और उसके अंदर ये एंटीजन डाल दे। तो अगर एंटीजन एंटीबॉडी का आपस में रिएक्शन हो गया तो इसका मतलब है कि वाकई ही कि वायरस का अटैक हुआ है पहले से और ब्लड के अंदर उसके खिलाफ एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस हुई। इसी तरह बेशुमार बीमारियां हैं जिनकी तशख़ीस के लिए हम प्रोटीन एंटीजन ट्रांसजेनिक एनिमल में से बनवा के पहले रख लेते हैं। फौरी तौर पर उसको पेशेंट के ब्लड में ऐड किया जाता है तो रिएक्शन से पता चल जाता है कि कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई, किन एंटीबॉडी ने एंटीजन के साथ रिएक्शन किया है। उस हिसाब से हमें अंदाजा होगा कि किस जर्म का, किस पैथोजन का अटैक हुआ। कुछ प्रोटीन हम ऐसे पैदा करवाते हैं जो कि इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं, थेराप्यूटिक, जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। यस, एंटीबॉडीज हम वाइट ब्लड सेल में से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाला जीन लेकर किसी एनिमल के सेल में लगा दे तो एंटीबॉडी उसके मिल्क के थ्रू हमें मिलेंगी। तो वो एंटीबॉडीज हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके बनी बनाई एंटीबॉडी ह्यूमन्स की बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, जिसको पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। तो ये बड़ा बेहतरीन तरीका है बीमारियों के इलाज को कंट्रोल के इलाज के लिए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम एक कंपाउंड प्रोड्यूस करवा सकते हैं, एंटी थ्रोम्बन 3। ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। देखिए, जब किसी शख्स की सर्जरी की जाती है तो बॉडी रिस्पॉन्स के तौर पे उस जगह पे ब्लड क्लॉटिंग शुरू करवा देती है, सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद। तो अगर वहाँ उस एरिया में ब्लड वैसे में ब्लड क्लॉट कर गया तो ब्लड फ्लो रुक गया तो जख्म के ठीक होने में, उसके मुंदमिल होने में, सही होने में एक वक्त लग जाता है और दूसरा ब्लड आर्टरी ब्लॉक भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, जिस एरिया की सर्जरी करनी हो वहाँ उस एरिया पे लोकल लेवल पे हम क्या कंपाउंड अप्लाई करते हैं, एंटी थ्रोम्बन 3, जो हम कहाँ से हासिल करते हैं, ये ट्रांसजेनिक एनिमल से हासिल करते हैं। याद रहे, एंटी थ्रोम्बन 3 नेचुरली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, तमाम एनिमल्स की बॉडी में प्रोड्यूस होता है, स्पेशली मैमल्स में। लेकिन मकसद तो ये है कि जब सर्जरी करेंगे तो हर दफ़ा एनिमल की बॉडी में से कंपाउंड निकालेंगे, प्योरीफाई करेंगे, इट इज़ टाइम टेकिंग। तो बेहतर हल नहीं है कि वो एंटी थ्रोम्बन वाला जीन लेकर एनिमल के सेल में ऐड करें और एनिमल में से वो एंटी थ्रोम्बन दूध के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए हासिल हो तो उसको एक्सट्रैक्ट करके स्टोर कर लें, एज मेडिसिन यूज़ करें। इसी तरह हीमोफीलिया की जो बीमारी है उसके इलाज में जो क्लॉटिंग प्रोटीन इस्तेमाल होती है वो भी हम कहाँ से पैदा करवा रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल से। इट्स ऑल अबाउट ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।